नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। जब से देश में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, राष्ट्रपति का साइन तक हो चुका है, तब से देश के अलग अलग भागों में मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी इसका विरोध किया गया, दिल्ली के जंतर मंतर में भी पर्याप्त रूप से इसका विरोध किया गया। लेकिन वेस्ट बंगाल में यह मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। गंभीर इसीलिए हो गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चूँकि यहाँ पे यह मामला काफ़ी हिंसक रूप ले लिया है। खासकर मुर्शिदाबाद में देखेंगे तो यहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पिता पुत्र समेत। काफ़ी जो दुखद घटना है, 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ में कई सारे पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। इसी को देखते हुए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बीएसएफ तक को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं मौलाना फजलुर रहीम मुजुद्दीन ने सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों से इस प्रोटेस्ट में या फिर कह सकते हैं कि इस अभियान में शामिल होने की अपील की है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और अधिक बढ़ सकती है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को एक बार फिर से शुरू करते हैं। एक लार्जर एस्पेक्ट में आप इस चीज़ को देखने का प्रयास करें ताकि आप लोग समझ पाए कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि आखिर वक्फ अधिनियम क्या है, वक्फ कानून क्या है, यह क्यों विवादास्पद है, आखिर इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। देखा जाए तो वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यों के लिए आसानी से यहाँ पे स्थायी रूप से डोनेट कर सकता है। एक बार डोनेट करने के बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। इस संपत्ति को लेके वक्फ बोर्ड द्वारा नियंत्रित और संचालित भी किया जाता है, जिसे केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1954 और 1995 में लागू किया था। बीच बीच में देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसमें संशोधन भी हुआ है, लेकिन इसमें संशोधन करके नया कानून बनाया गया 2025 में। राष्ट्रपति का यहाँ पे साइन भी हो चुका है और इसे लेकर केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि यह जो अधिनियम है वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को अधिक ट्रांसपेरेंसी और बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसमें एक बड़ा जो चेंज है, क्या क्या चेंजेज हुआ है आप इन 14 पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है, आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर इसमें शामिल होंगी, 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे, सिया सुन्नी समेत पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा, चूँकि जो भी सिया और सुन्नी है, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड एक ही है, अलग अलग उनके लिए वक्फ बोर्ड होता है। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, जिसमें लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं कि वे मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद यहाँ पे मुस्लिम होते थे। इसका मतलब कि साफ साफ यहाँ पे देखा जाए तो गैर मुस्लिमों की इसमें एंट्री दे दी गई है। इसके अलावा देख पा रहे नेक्स्ट है, कह गया सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करते रहेंगे। ऑडिट करने से क्या होगा कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कहाँ पे किसके पास, या फिर कोई वक्फ के अंदर बैठ के, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मलाई परत को यहाँ पे पूरी तरीके से निकाल ले रहा है। तो ऑडिट होते रहेगा तो ये पूरी तरीके से समझ में आता रहेगा। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह यहाँ पे जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। इसमें जो भी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर डीएम के पास मामला गया तो कानूनी मामला फिर इतना ये पेचदार हो जाएगा जिससे कि आम लोगों को समस्या आएगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट यहाँ पे देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इसके अलावा देखा जाए तो पहले जो था पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि मुस्लिमों में खासकर वक्फ बोर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल ही था, जो भी वो फैसला देती थी वो अंतिम होता था। लेकिन अब यहाँ पे भारत में कह सकते हैं कि न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखते हुए मामला कोर्ट तक, चाहे वो हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ तक उठाने की बात की गई है। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा धारा 14 यहाँ पे ख़त्म होगी। इसी को लेके काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई थी, जिसमें साफ साफ यहाँ पे आरोप भी लगाया था कि वक्फ जहाँ हाथ रख दे, जिस ज़मीन पे हाथ रख दे वक्फ की हो जाती है, ऐसा अब नहीं होगा।
इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, पहले नहीं दिया जा सकता था। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, तब वह वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ पे घोषित नहीं होगी। देखा जाए तो कहीं न कहीं इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि इस कानून का शुरू से ही यहाँ पे विरोध होते रहा है। खासकर देखा जाए तो बंगाल की जो सरकार है, साउथ की जो सरकार है, उन लोगों के द्वारा हमेशा ही इसका क्रिटिसाइज ही किया गया है। उनका मानना है कि सीधे सीधे ये मुस्लिमों के आंतरिक मामलों में थोपने का प्रयास है। खैर, ये डिबेट का मामला है, इसमें पूरा आप लोग मामले को समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद से आप लोग डिसाइड खुद करिए। अब यहाँ पे आप लोग समझ पाइए विरोधियों की चिंता। जैसे कि स्टार्टिंग से मैंने बोला कि इस बिल को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी यहाँ पे स्थिति बनी हुई थी। वक्फ बिल पर यहाँ पे लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो कुल 520 वोट पड़े, जिसमें यहाँ पे विपक्ष के रूप में देखा जाए तो 235 लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब इसको डिक्लाइन किया, विपक्ष के रूप में यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने वोट को प्रस्तुत किया। इसका मतलब कि सिर्फ 288 लोग सहमत है, बाकी के लोग क्या है, असहमत है। और जो असहमत है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से, वे उसका क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे, और आज भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो मामला है राजनीतिक भी हो चुका है। इसके अलावा देखेंगे राज्यसभा में भी तो ये वही हाल है। राज्यसभा में भी अगर देखा जाए तो 95 के आसपास सदस्यों ने इसका विरोध किया था, जिससे यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्तर पे भी इसका व्यापक विरोध है। इसके अलावा देखा जाए तो जो भी यहाँ पे प्रोटेस्टकारी है यहाँ पे या फिर मुस्लिम संगठन है, उनका मानना है कि यह जो कानून है वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधित मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग को बढ़ाता है। वे इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के खिलाफ भी मानते हैं। बार-बार ठीक है, आर्टिकल 25-26 का वे हवाला भी देते हैं। उनको डर है कि उनसे उनकी धार्मिक संपत्तियों पर उनका नियंत्रण यहाँ पे कम हो जाएगा या फिर यहाँ पे छीन लिया जाएगा। अब यहाँ पे अभी जो हालिया घटना है कि आखिर ये मुर्शिदाबाद में उग्र हिंसा का रूप क्यों ले लिया। देखा जाए तो देखिए, बंगाल में टोटल पॉपुलेशन का 30% से अधिक यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है। खासकर देखेंगे तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी की बड़ी जनसंख्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुर्शिदाबाद है, इसके अलावा यहाँ पे मालदा है, नीचे आपको साउथ परगना में देखने के लिए मिल जाएगा, हुगली मिल जाएगा। ऐसे कम से कम आपको 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे विरोध देखने के लिए मिला है, लेकिन मुर्शिदाबाद में ये हिंसक विरोध यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे भी नए वक्फ कानून को लेकर जो मुद्दा है यहाँ पे इमोशनल और पूरा सोशली रूप से यहाँ पे ठीक है कह सकते हैं कि संवेदनशील हो गया है। 11 अप्रैल से ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे, 8 अप्रैल से तो यहाँ पे शुरू हुआ, लेकिन उस समय हिंसा का रूप नहीं लिया हुआ था। प्रोटेस्ट यहाँ पे ठीक है चल रहा था। 8 अप्रैल से थोड़ी बहुत यहाँ पे सुनने के लिए मिल रहा था, लेकिन उतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी हुई थी। लेकिन 11 अप्रैल को खासकर जो यहाँ पे देख पा रहे हैं मालदा है, दक्षिण मतलब जो भी यहाँ पे 24 परगना है, हुगली है यहाँ पे, इसके अलावा कल शाम में मुर्शिदाबाद में जो एक बड़ा जो प्रोटेस्ट के साथ साथ जो हिंसक उग्र रूप देखने के लिए मिला, मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस प्रोटेस्ट को अगर हिंसक रूप देते हैं तो पूरी तरीके से उस फंडामेंटल राइट में जो युक्त प्रबंधन लगाया गया है, कहीं न कहीं आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। यहाँ पे जब प्रोटेस्ट ने हिंसक रूप ले लिया तो पूरी तरीके से इसमें पुलिस की गाड़ियों को देख पा रहे हैं, यहाँ पे फूंक दिया गया, बसों में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, सोने की दुकानों, मिठाई की दुकानों, समझिए नीची आवासों तक को यहाँ पे लूट गया। मतलब सड़कों को पूरी तरीके से अवरोध कर दिया गया। ऐसे अभी रिपोर्ट आ रहे हैं, यहाँ पे कई सारे मीडिया रिपोर्ट के द्वारा पूछा जा रहा है जिन लोगों को परेशानी हुई है। तो देखा जाए तो ऐसी जो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे हिंसा भारत कभी भी समर्थक नहीं रहा है, गांधी का देश है, लेकिन हिंसा अगर हो रहा है तो फिर ये समस्या है। प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाइए, लेकिन हिंसा जो है यहाँ पे किसी भी समाधान का कर सकते हैं कि कंक्लूजन यहाँ पे नहीं हो सकता है। अभी तक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये जो हिंसा हुआ है अभी, जहाँ पे पिता और पुत्र की यहाँ पे मौत हुई है, मुर्शिदाबाद से ही नियर बाई 10 किलोमीटर एक इलाका है शमशेरगंज, वहीं के जाफरेगंज इलाके में
हिंसक भीड़ ने समझिए, मतलब भीड़ में घुस के पिता पुत्र को यहाँ पे मार दिया। मतलब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके के जो इमेज है, मतलब पूरी तरीके से दिल दहल जा रहा है कि आखिर ये हमारे भारत में यहाँ पे क्या हो रहा है। इनकी जो पहचान की गई है पिता पुत्र के रूप में हरगोविंद दास और चंदन दास के रूप में की गई है। दोनों ये हिंदू मूर्तिकार हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं। जैसे कि बंगाल में देखा जाए तो मूर्तियों को काफ़ी क्रेज है, दशहरा वगैरह में आप लोग देखते हैं। इसके अलावा इसमें एक और व्यक्ति की मौत लगने से मृत्यु हो गई है, जिसका नाम है एजाज मोमिन। अब यहाँ पे इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, आंसू गैस वगैरह सब जो भी यहाँ पे होता है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए सब किया गया। इलाके में यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई है। अब इसको लेके कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया ये भी आप लोग जान लीजिए। बंगाल विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बल की तैनाती को मांग कर लेकर शनिवार को ही यहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कल ही यहाँ पे इसकी सुनवाई हुई है। देख पा रहे हैं न्यायाधीश सौमेश सेन और न्यायाधीश रासा बसु की चौधरी की विशेष खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की है और साफ साफ इस बेंच ने कहा है कि कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। मुर्शिदाबाद में शांति लौटना व सभी की रक्षा करना कोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के यहाँ पे आदेश दे दिया है। वहीं यहाँ पे राज्यपाल का भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों को कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की खबरें मिली। लोकतंत्र में विरोध का स्वागत है लेकिन हिंसा का नहीं। जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के यहाँ पे गवर्नर है सीबी आनंद बोस का स्टेटमेंट है। यहाँ पे देख पा रहे हैं लंबा चौड़ा यहाँ पे एएनआई को उन्होंने यहाँ पे ठीक है इंटरव्यू भी दिया हुआ था। इसमें देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने क्या किया, क्योंकि डीजीपी में तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा। चूँकि यहाँ पे देखेंगे तो केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के जो मुख्य सचिव और जो डीजीपी है वहाँ के राजीव कुमार यहीं है, इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने बताया कि स्थिति पूरी तरीके से टेंस है लेकिन अभी कंट्रोल में है फिलहाल और इसकी कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में सीमा सुरक्षा बल की करीब 8 कंपनियों के साथ यहाँ पे देखा जाए तो करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। आईजी करण सिंह के द्वारा बोला गया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना अधिक फोर्स की ज़रूरत होगी हम भेजने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। अब आइए हम लोग वापस आते हैं अपने मुद्दे पे कि आखिर ये विवाद का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए विवाद का जो मुख्य कारण है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे तो कई सारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, खासकर जो भी विपक्ष की यहाँ पे पार्टियाँ हैं उसके भी द्वारा यहाँ पे पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे ममता बनर्जी है, कांग्रेस है, डीएमके है, एआईएमआईएम है, इसके अलावा अन्य विपक्षी दल भी इसका पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कल ममता बनर्जी ने ट्वीट करके इस हिंसा को पूरी तरीके से शांत करने का यहाँ पे आह्वान किया हुआ था, लेकिन साथ साथ उन्होंने भी जताया हुआ था कि हम नहीं किए हैं, ये जो भी हो रहा है केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। अगर केंद्र सरकार अगर ये कानून बनाता ही नहीं तो शायद ये समस्या नहीं आती। इसीलिए इनके द्वारा देखा जाए तो मतलब डायरेक्टली रूप से केंद्र सरकार पे ये आरोप मढ़ रही है, इस कानून का एक कड़ा विरोध कर रही है और ये भी कह रही है कि वह अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। स्टालिन ने भी साउथ में चिल्ला रहे हैं, तमिलनाडु में चिल्ला रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन आपको समझना है कि ये जो भी कानून बनाया गया है सेंटर लेवल पे, मतलब सेंटर लेवल पे बनाया गया, केंद्र के द्वारा बनाया गया है। ये कोई यहाँ पे संघीय सूची का मामला नहीं है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर बनाते हैं। तो ऐसे में अगर केंद्र कोई कानून बना दे तो राज्य उसको कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रोक सकती है, कोई भी राज्य यहाँ पर रोक नहीं सकती है, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहे ममता बनर्जी कि हम इसको अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे और इसे केंद्र सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत पूरी तरीके से उसका हिस्सा बनाया कि ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकती है, वो आरोप लगाती है कि यह विधेयक राज्यों से परामर्श लिए बिना यहाँ पे लाया गया, जो कि भारत के संघीय ढांचे और संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। साथ में मुस्लिमों को आह्वान भी कर रही है, फिर आश्वासन भी दे रही है पूरी तरीके से कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करेगी। इसका मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वक्फ को हम लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। वहीं यहाँ पे तमिलनाडु के प्रधानमंत्री स्टालिन ने बताया कि 20 करोड़ मुस्लिमों का अधिकारों का ठीक है वो पूरी तरीके से उल्लंघन है। वही जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कई सारे जो पार्टियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है और यह दावा करते हुए चुनौती दी गई है कि यह जो अनुच्छेद है जो 14 है, जो समानता का अधिकार है, 14
ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 115 भी है जिसमें भेदभाव निषेध का भी पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है। तो उसके तहत यहाँ पे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है इस बिल के खिलाफ। उनका कहना है कि कानून मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से यहाँ पे निशाना बनाता है, क्योंकि अन्य जो भी यहाँ पे धार्मिक ट्रस्ट है अलग अलग धर्मों को, जैसे हिंदू मंदिर हो गया या फिर सिख गुरुद्वारा हो गया, अगर ऐसा है तो सारे ही लोगों के लिए बनाना चाहिए, सिर्फ और यहाँ पे ठीक है मुस्लिमों के लिए यहाँ पे नियंत्रण क्यों लागू किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग पूरा इक्वेशन समझने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम वोट बैंक देखेंगे तो मैंने बताया था अभी आपको कि वेस्ट बंगाल में पूरी जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन का 30% जो सब ठीक है जो पॉपुलेशन है मुस्लिम आबादी करीब, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 100% में देखा जाए तो 30% के आसपास है। वैसे 2011 के सेंसर के अनुसार ये आंकड़ा 27% के आसपास था, लेकिन अब सोचिए अभी 2025 चल रहा है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 30% से अधिक जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन में जो जनसंख्या है किसकी है, तो मुस्लिम की है। और वे तृणमूल कांग्रेस की अर्थात यहाँ पे ममता बनर्जी की बड़े वोट बैंक के रूप में मौजूद है। भाजपा का आरोप है यहाँ पे यही है। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू होगा और ममता इसे रोक नहीं सकती है। तो देख पा रहे हैं कुल मिला के जो पॉलिटिकल जो बयानबाजी है चलते रहती है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो गलतफहमियां और अफवाहों का भी काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि ये होता ही होता है इतने बड़े लेवल पे हर जगह यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं विरोध के दौरान यहाँ पे कुछ अफवाहें फैली कि इस कानून के तहत मस्जिदों और कब्रिस्तानों को हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे हटा जाएगा। ठीक है, अभी आपको मैंने जो भी प्रोविज़न बताया भी था कि कहाँ कहाँ चेंज किया जा रहा है, ये वहीं पे हटाया जाएगा, मस्जिद होगा या फिर कब्रिस्तान होगा जहाँ पे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया नहीं है या फिर इलीगल तरीके से उसको यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो तमिलनाडु में मंदिर की ज़मीन को वक्फ घोषित करना या कर्नाटक में कम किराए पर ज़मीन लीज देना, ऐसे बहुत सारे देखेंगे तो अफवाहें यहाँ पे फैल रही है, जिसके वजह से स्थानीय समुदाय में असंतोष फैल रहा है। हालांकि यह गलत है, क्योंकि कानून का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, जिसका विरोध और तीव्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि यह कानून केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए है, लेकिन इन अफवाहों ने समुदाय में डर और असंतोष को बढ़ाया हुआ है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे ठीक है सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सामाजिक तनाव पूरी तरीके से बना हुआ है। खासकर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय इस कानून को अपनी धार्मिक पहचान और स्वायत्तता पर हमले के रूप में देख रहा है। कई मुस्लिम संगठन इसमें कूद पड़े हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसके तो अभी देखा था हमने, महासचिव ने आह्वान कर दिया है कि सारे लोग मिल के आएँ और इसका पूरी तरीके से विरोध करें। और जमीयत उलमाए हिंद का कहना है कि यह कानून संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। उनका तर्क है कि वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है, इससे गैर मुस्लिमों सदस्यों को एंट्री से या फिर ठीक है सरकारी नियंत्रण बढ़ाने से उनके धार्मिक मामलों में पूरी तरीके से दखल अंदाजी होगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं AIMIM के नेता, काफ़ी फेमस नेता है उस ठीक है असुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पे बोला हुआ है कि पूरी तरीके से यह मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक है और यह कानून वक्फ की संपत्तियों को कमजोर करने और मुस्लिम समुदायों की धार्मिक स्वायत्तता को सीमित करने का प्रयास कर रहा है। अब जब बड़े बड़े लीडर जब इस तरह की बातें बोलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि निचले लेवल पे तो इस तरह का प्रोटेस्ट तक तो ठीक है, लेकिन हिंसा भी देखने के लिए मिल रही है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है कि ममता सरकार हिंदुओं को डरा रही है और राज्य को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सीएम के इशारों पर चुप बैठी है। सुकांत मजूमदार है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। देखा जाए तो मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो ऐसे ही केंद्र वर्सेस जो राज्य का मुद्दा है, खासकर केंद्र वर्सेस बंगाल सरकार का मुद्दा है, एक किसी से छिपा नहीं है दोनों में। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे प्रोटेस्ट लोग करे लेकिन उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से देख पा रहे पिता पुत्र समेत 3 लोगों के यहाँ पे किस तरीके से निर्दयपूर्वक घर में घुसकर हत्या की गई, ये पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं ना। ये मतलब अगर ये एक जगह हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तो हो सकता है कि कल कहीं और जगहों पे हो जाए।
फिर मामला पूरी तरीके से सांप्रदायिक बन सकता है। तो जितना हो सके इस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, अदरवाइज फिर समस्या हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें एंड जय हिंद।